हेलो एवरीवन। तो आज हम हमारा ज्योग्राफी का सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये इस सीरीज़ का पहला लेक्चर है। एंड मैं इस एग्ज़ाम के लिए एनडीए 1 2023 के लिए आई विल मेक अ प्लेलिस्ट ऑफ ज्योग्राफी इन विच मैं सारे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मैं सभी टॉपिक्स को कवर करूँगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप एनडीए का पेपर दे रहे हैं या फिर आप किसी ऐसे एस्पिरेंट को जानते हैं जो कि एनडीए 1 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप ये चैनल उसके साथ शेयर कीजिए, उसको बताइए कि यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरा नाम लक्षित सेन है और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। तो एक बार मैं आपको मेरे बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो मेरा नाम लक्षित सेन है, जैसे मैंने आपको बताया। मैंने एनडीए का रिटन एग्जामिनेशन 2 बार क्लियर कर रखा है, इन 2019 एंड इन 2021। इसका 21 का मैंने फर्स्ट वाला एंड 2019 का आई हैव क्लियर द सेकंड एग्जामिनेशन। ऑल्सो आई हैव क्लियर द एसएसबी इंटरव्यू एंड गॉट रिकमेंडेड फॉर एनडीए 147 कोर्स। एंड मैं 2FSB से मैसूर से रिकमेंड हुआ था। मैंने AIR 389 स्कोर करी थी। सो आई वॉज अ मेरिटन कैंडिडेट फॉर एनडीए, बट अनफॉर्चुनेटली आई गॉट मेडिकल आउट एंड देयरफॉर आई कुड नॉट ज्वाइन द अकेडमी दिस ईयर ओनली ऑन 28 जैन। मेरा मेडिकल में आई वॉज डिक्लेयर्ड अनफिट टू ज्वाइन द अकेडमी एंड करंटली आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन। अगर आपको कोई डाउट है या फिर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में तो अपना डाउट डाल ही सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इस इंस्टा आईडी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ये मैंने ग्रुप बना रखा है टेलीग्राम पे, जिसपे मैं सभी लेक्चर्स की PDF अपलोड कर दूंगा। और आपको और भी कुछ क्वेश्चन हो तो आप इस ग्रुप पे मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सीधा टॉपिक पे आने से पहले मैं एक बार सिलेबस आपको बता देता हूँ कि ये आपका सिलेबस है। आप एक बार इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं कि आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। सिलेबस बताने का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि सिलेबस से ही आपको पता चलता है कि एग्जाम में पूछा क्या जाने वाला है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज, जैसे ज्योग्राफी बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। अब उसमें अब जैसे कितना ज्योग्राफी है तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, कौन से टॉपिक्स आने वो कितने डेप्थ में आने वाले हैं, वो जानना ज़रूरी है। एक अनदर रीज़न कि सिलेबस देखने की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि अगर हम एनडीए के पेपर की बात करें और उसमें भी अगर हम सेकंड पेपर की बात करें जीएटी की, तो जीएटी बहुत वास्ट अपने आप में सेक्शन है। जीएटी में हिस्ट्री भी आता है, ज्योग्राफी भी आता है, पॉलिटी पूछा जाता है, एंड करंट अफेयर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश। तो इतने सारे सेक्शंस या इतने सारे सब्जेक्ट्स कवर करना एक 12th अपेयरिंग के लिए या फिर एक 12th पास आउट बच्चे के लिए इट्स नॉट ए इजी टास्क। और जो 12th अपेयरिंग जिनको बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर करना है तो उनके लिए तो ये और भी चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। तो आपको पहले पहले ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसकी वेटेज कितनी है। अगर ऐसा मान लो कोई आप सब्जेक्ट पिकअप कर रहे हो जिसका वेटेज ही कम है और उसके ऊपर आप इननेसेसरीली आप उस पर एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, तो उससे कुछ आपको आउटपुट नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए सिलेबस का देखना जरूरी हो जाता है। और यहाँ पे यूपीएससी ने नोट भी दे रखा है कि सेक्शन ई ज्योग्राफी का 20% वेटेज है आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। अब मैक्सिमम मार्क्स जीएटी के है 600, तो इसका 20% है 120 मार्क्स। तो 120 मार्क्स का आपका ज्योग्राफी आने वाला है। तो आप 120 मार्क्स सीधे स्ट्रेट फॉरवर्डली छोड़ नहीं सकते, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन पढ़ना कितना है, क्या पढ़ना है, वो आपको सिलेबस देख के पता चलेगा। तो इसलिए सिलेबस की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। एंड एक रीज़न मैं ये भी देना चाहूँगा आपको कि आप जैसे जैसे अलग अलग एग्जामिनेशन है। तो एनडीए का एग्जामिनेशन हो गया, सॉरी, तो एनडीए का एग्जामिनेशन हो गया, सीडीएस एक एग्जामिनेशन हो गया, सीएपीएफ का एक एग्जामिनेशन है, फिर सिविल सर्विसेज आता है। ये तो सिर्फ यूपीएससी कंडक्ट कराते हैं। इसके अलावा अगर हम एसएससी कंसिडर करें या फिर स्टेट पीसीएस जो अलग अलग होते हैं, ज्योग्राफी इन सब में आता है। लेकिन हर एग्जाम अलग है। तो हर एग्जाम अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि उसका सिलेबस से आई मीन कि किस डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस डेप्थ तक वो एग्जाम आपसे रिक्वायर करता है। एंड अनदर थिंग इज एग्जाम पैटर्न, यानी क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है वो आपको सब पता चलेगा जब आप पीवाईक्यूज देखोगे। तो पीवाईक्यू भी बहुत अपने आप में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो पीवाईक्यू पे भी मैं आऊँगा जब उस पर ज़रूरत होगी, लेकिन आप सिलेबस का भी इंपॉर्टेंस समझिए। और ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अभी एनडीए में भी अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करें तो एक बार उसका सिलेबस ज़रूर देखिए और उसके पीवाईक्यू ज़रूर देखिए। उसके बाद ही आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, कितना वेटेज है उसका, वो आपको सिलेबस और पीवाईक्यूज दोनों देखने से ही समझ में आएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो हम ज्योग्राफी देख रहे हैं। तो ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट एक बार समझ लेते हैं। तो ज्योग्राफी 2 वर्ड से मिलकर बना, फर्स्ट इज जियो, सेकंड इज ग्राफी। जियो मीन्स अर्थ
एंड ग्राफी मीन्स डिस्क्रिप्शन। तो अगर हम ज्योग्राफी का लिटरल मीनिंग देखें तो वो आएगा कि ज्योग्राफी इज ए सब्जेक्ट और ए ब्रांच ऑफ स्टडी विच डील्स विद डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, सॉरी। तो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ का डिस्क्रिप्शन समझते हैं। तो ये ज्योग्राफी का मतलब है। और तो इसमें हम अर्थ के अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं, जो लैंडफॉर्म्स हैं, माउंटेन्स, वैलीज, ओशंस, लेक्स, अलग अलग जो भी इसके लैंडफॉर्म्स हैं वो सब देखते हैं। हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, सो ये सब हम पढ़ते हैं। तो इसी से आती है इसकी ब्रांचेस। एक है फिजिकल ज्योग्राफी जिसमें सब फिजिकल लैंडफॉर्म्स पढ़े जाते हैं जो मैंने आपको अभी बताया। सेकंड आता है ह्यूमन ज्योग्राफी। नाउ अब आपको सोच रहे होंगे इसमें ह्यूमन को डालने की क्या जरूरत है। तो ह्यूमन को डालने की इसमें मतलब ह्यूमन को एज ए पार्ट ऑफ ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत है, बिकॉज आज तो हम हमारे पास काफ़ी मतलब हमारी ह्यूमंस की काफ़ी पॉपुलेशन है और आज तो हम जो कंडीशन देख रहे हैं, लेकिन ये कंडीशन स्टार्टिंग में अर्थ की नहीं थी। अर्थ की जो कंडीशन जब ह्यूमंस की पॉपुलेशन कम थी, या फिर स्पेसिफिकली अगर बात करें तो जब से इंडस्ट्रीज नहीं आई थी, उससे पहले अर्थ वॉज इन अ गुड स्टेट। इंडस्ट्रीज आने के बाद में इंडस्ट्रीज से पॉल्यूशन आया, पॉल्यूशन से और प्रॉब्लम होती जा रही है। तो आज अगर हम अर्थ की सिचुएशन देखें तो मेजर जो प्रॉब्लम्स है ऑलमोस्ट सारी ह्यूमंस की वजह से ही आई है। आप एयर पोल्यूशन को कंसिडर कर लीजिए, आप वाटर पोल्यूशन को कंसिडर कर लीजिए, एंड नॉइस पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज की दिक्कत जो आ रही है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो ह्यूमन एक ऐसा फैक्टर है जो ज्योग्राफी को ही चेंज कर देता है। तो एज ए स्टडी ह्यूमंस को पढ़ना ज़रूरी है, बिकॉज डेमोग्राफी चेंजेस में ये सब की स्टडी करके ही हम आगे की प्लानिंग कर पाएंगे। तो फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा यूनिवर्स। काफ़ी इजी टॉपिक है और 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं और ज़्यादा टफ नहीं है। तो आप 1-2 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा और आप थोड़े से प्रैक्टिस एमसीक्यूज करोगे। सो ये इजी टू गो टॉपिक है। तो यूनिवर्स, अब यूनिवर्स क्या है। यूनिवर्स बेसिकली हमारी मतलब हम अर्थ का पार्ट है, अर्थ और दुनिया की सभी चीज़ें यूनिवर्स का एक पार्ट है। तो यूनिवर्स बेसिकली, यूनिवर्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग अराउंड अस स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्मॉल पार्टिकल टू द बिगेस्ट स्टार एंड गैलेक्सीज। तो यूनिवर्स में सब कुछ आ जाता है, सब कुछ। तो यूनिवर्स सबका जो सब चीज़ों को होल्ड करता है यूनिवर्स है, यानी सारी, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि सारी कलेक्टिव चीज़ों को हम यूनिवर्स बोलते हैं। ओके, अब यूनिवर्स 2 चीज़ों से मिलकर बना है। 2 चीज़ें समझ लें, या फिर यूनिवर्स के 2 एस्पेक्ट्स हैं जिन चीज़ों से वो बना है। एक होता है फिजिकल एस्पेक्ट, जैसे हम ये जूनियर क्लासेस में कहते थे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो वैसे ही यूनिवर्स है, यूनिवर्स को हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो यूनिवर्स फिजिकल पार्टिकल से बना है, जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, जो कि कंबाइन होकर न्यूट्रॉन्स के साथ में मैटर बनाते हैं, लाइक डस्ट पार्टिकल्स। और जो भी एलिमेंट्स होते हैं, आयरन या फिर XYZ, जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इनके कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं। तो ये फिजिकल एस्पेक्ट है यूनिवर्स का। सेकंड इज नॉन फिजिकल। नॉन फिजिकल जैसे कि स्पेस। और स्पेस, यूनिवर्स में जितनी स्पेस है तो उसको हम मेजर थोड़ी कर सकते हैं कि ये इतने ग्राम या इतने केजीज स्पेस है। ये नॉन फिजिकल एस्पेक्ट है, इसको हम स्पेस को हाथ में टच करके थोड़ी बोल सकते हैं कि हाँ ये स्पेस है। स्पेस तो ओपन स्पेस जो है वो यूनिवर्स है। सेकंड एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी। जैसे सन के आसपास अर्थ रिवॉल्व कर रही है, अर्थ के पास में मून रिवॉल्व कर रहा है, वो ग्रेविटेशन की वजह से, ग्रेविटेशनल एनर्जी की वजह से वो अपनी पोजिशंस में बंधे हुए हैं। और ग्रेविटी ऐसा नहीं कि हमें दिखती है, हालांकि ग्रेविटी इज अ फोर्स, वी कैन मेजर इट, बट वो ऐसा हार्डवेयर नहीं है कि उसको हम देख सकते हैं या उसको हम फील कर सकते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी। ओके, अब यूनिवर्स, आज तो हमारे पास जैसे मॉडर्न मशीन से हम, हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी आ गई कि हमको पता है कि सन इज इन सेंटर एंड अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे यूनिवर्स के भी 2 व्यूज होते थे यूनिवर्स के रिगार्डिंग। फर्स्ट इज जियोसेंट्रिक व्यूज एंड सेकंड इज हीलियोसेंट्रिक व्यू। अब जियो मैंने आपको बताया था कि जियो का मतलब होता है अर्थ, तो अर्थ सेंट्रिक व्यू। इसमें माना जाता था कि जो हमारा यूनिवर्स है उसके सेंटर में अर्थ है और अर्थ के अराउंड सन रिवॉल्व कर रहा है। उस टाइम पे बेसिकली ये एक थ्योरी थी, ये इसको जियोसेंट्रिक व्यू बोला जाता है, कि उस टाइम अर्थ को सेंटर में माना जाता था और जो सन था वो अर्थ का रिवॉल्यूशन करता था, ऐसा लोगों का मानना था। फिर उसके बाद में आया हीलियोसेंट्रिक व्यू। हीलियोसेंट्रिक में आज वाला जो करंट मॉडल है ये पहली बार आगे आया था, जिसमें कहा जाता था कि जो सन है, अर्थ की जगह सन है जो कि सेंटर में है और अर्थ ही सन का रिवॉल्यूशन कर रही है, ना कि सन अर्थ का रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो ये इसके 2 व्यूज हैं। आपको बस एक थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, इसका आइडिया होना चाहिए कि जियोसेंट्रिक और हीलियोसेंट्रिक किन को कहते हैं। नाउ इज ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स।
अब ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के लिए अगर हम देखें तो ऐसे बहुत सारी थ्योरीज है, लेकिन जो सबसे कॉमन एक्सेप्टेड थ्योरी है, जो सबसे मोस्ट प्रोबेबल रीजन माना जाता है यूनिवर्स ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का, वो है बिग बैंग थ्योरी, जो कि प्रपोज करी थी एडविन हब्बल ने इन द ईयर ऑफ 1931। तो ये थ्योरी क्या कहती है? ये बिग बैंग थ्योरी बेसिकली कहती है कि यूनिवर्स जो है वो 13.8 बिलियन ईयर्स अगो एग्जिस्टेंस में आया, मतलब 13.8 बिलियन ईयर्स अगो यूनिवर्स बनना स्टार्ट हुआ। और ये स्टार्ट कैसे हुआ? ये स्टार्ट हुआ एज ए सिंगुलैरिटी। अब सिंगुलैरिटी क्या था? तो सिंगुलैरिटी बेसिकली कैसा ऐसा मतलब ये हाइपोथेसिस है कि एक ऐसा एक पार्टिकल था जो कि बहुत छोटा सा था, उसका ऑलमोस्ट इनफाइनाइट उसका इनफाइनाइट मास था एंड जीरो वॉल्यूम था। तो इसकी वजह से वो काफ़ी डेंस और काफ़ी हीटेड मटेरियल था, वो एकदम से ब्लास्ट हो गया। तो जैसे ही वो ब्लास्ट हुआ और उसके ब्लास्ट की वजह से ही फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स स्टार्ट हुआ। एक्सप्लोडेड वायलेंटली, दैट सिंगुलैरिटी एक्सप्लोडेड वायलेंटली इनिशिएटिंग द फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। तो इस सिंगुलैरिटी के ब्लास्ट से ही यूनिवर्स बनना स्टार्ट हुआ। अब क्योंकि ये ब्लास्ट था, ये एक्सप्लोड हुआ, तो ये एक्सपैंड करा और एक्सपैंड करा, धीरे 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 ये चीज़ें बढ़ती गई। और ये थ्योरी ये भी कहती है कि आज के टाइम पे भी यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड कर रहा है। आज के करंट टाइम में भी यूनिवर्स आज भी एक्सपैंड कर रहा है। तो ये इसके एजम्पशंस थे। अब इसको थ्योरी के प्रूफ क्या आते हैं जिससे ये थ्योरी प्रूफ होती है? तो फर्स्ट वाज रेड शिफ्ट एंड सेकेंड वाज कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। अब ये दोनों क्या चीज़ें थी हम देखते हैं। अब रेड शिफ्ट में अगर हम पहले इसको देखें, तो हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक जो विजिबल रेंज होती है वो होती है वेवग्योर, जिसको हम इससे बोलते थे। और वेवग्योर में हमें पता है कि जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में जाते हैं, इस लाइट की वेवलेंथ बढ़ती जाती है और फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है। और इधर यहाँ पे वायलेट की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन इसकी वेवलेंथ कम होती है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब मान लो दो सेलेस्टियल बॉडीज या फिर ये दो गैलेक्सीज मान लो, तो जब यहाँ से वाइट लाइट रिसीव होते होते जब वो थोड़े टाइम बाद में रेड लाइट रिसीव होने लग जाती है। जैसे मान लो यहाँ से वाइट लाइट निकली, तो यहाँ पे वो वाइट लाइट ही रिसीव हो रही थी, लेकिन कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में वो रेड लाइट की तरह दिखने लग गई। तो उससे क्या समझ में आता है कि जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है। अब डिस्टेंस ऐसे कैसे इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि हमें पता है कि जो व्हाइट लाइट होती है वो इन सातों कलर का कॉम्बिनेशन होती है। और जैसे जैसे इनमें इनका कॉम्बिनेशन होती है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है, तो जो छोटी वेवलेंथ के जो कलर्स होते हैं वो स्कैटर हो जाते हैं। लेकिन और जैसे जैसे लंबी डिस्टेंस में ज़्यादा डिस्टेंस वही ट्रेवल कर पाता है जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो इन सब में से रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस रेड कलर ही ट्रेवल करता है। इसी वजह से यहाँ पे जब सिर्फ रेड कलर की लाइट रिसीव होती है, तो उससे एक कंक्लूजन निकलती है कि जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रही है। इसी वजह से सिर्फ रेड कलर ही विजिबल हो रहा है, कोई और कलर विजिबल नहीं हो रहा है। तो एक रीजन ये होता है जिससे लाइट का रेड कलर की तरफ में शिफ्ट हो जाना ही रेड शिफ्ट कहलाता है। पहला रीजन ये है। सेकंड रीजन है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। ये क्या है? अब जैसे मैंने आपको बताया कि सिंगुलैरिटी एक्सप्लोड हुई, तो एक्सप्लोड हुई तो उसने एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी जनरेट करी होगी, हीट जनरेट करी होगी। तो उस एनर्जी हीट से हल्की सी लाइट जनरेट होती है, बिकॉज हीट जनरेट होती है तो हीट से एनर्जी जनरेट होती है, और एनर्जी और लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो ऐसा कहते हैं कि अगर जो वो इतनी सारी हीट जनरेट हुई तो उसका कुछ लेफ्ट ओवर हीट या फिर उसकी एनर्जी होनी चाहिए। तो आज भी एक्चुअली अर्थ के चारों ओर हर डायरेक्शन से यूनिफॉर्म इंटेंसिटी से ये एनर्जी फॉल कर रही है अर्थ पे, और ये प्रूवर है। इसको हम एक्चुअली नेकेड आई से नहीं देख सकते, बट ये अर्थ के चारों ओर फॉल कर रही है। तो यही कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन है, और इसका ट्रेसेस ओरिजिन से बिग बैंग जो एक्सप्लोजन हुआ था वहां से निकलते हैं। तो सेकंड प्रूफ ये हो जाता है। तो इन दो रीजंस की वजह से ये बिग बैंग थ्योरी इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी टिल नाउ। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। इसमें ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं, अगर आप थोड़ा सा इसको समझोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नाउ आते हैं गैलेक्सीज पे। गैलेक्सीज क्या होती है? गैलेक्सीज जैसे यूनिवर्स एक बहुत बड़ा ओपन, मतलब बहुत बड़ा स्पेस है, तो गैलेक्सीज को अगर हम देखें ना, तो ये एक तरीके के लम्स है इन द यूनिवर्स, जो कि कलेक्शन ऑफ गैसेस, डस्ट एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स और उनके सोलर सिस्टम से बने हुए हैं। और ये आपस में ग्रेविटी की वजह से साथ में रहते हैं। यानी एक गैलेक्सी ये है जिसमें बहुत सारी गैसेस, डस्ट, स्टार्स और उनके सोलर सिस्टम है। दूसरी गैलेक्सी ये है जिसमें भी गैसेस, डस्ट, स्टार्स और उनके सोलर सिस्टम है। तो गैलेक्सी, जैसे मैंने कहा कि कलेक्शन है, अलग अलग यूनिवर्स में अलग अलग कलेक्शन बने हुए हैं। ओके, तो ये गैलेक्सी की एक डेफिनेशन होती है।
अब यूनिवर्स में है ना बहुत सारी गैलेक्सीज है, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज आर देयर इन आवर यूनिवर्स। और जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं, जिस गैलेक्सीज में सोलर सिस्टम है, हमारा सन है, अर्थ है, वो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी। और जो हमारे सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी है स्पेस में, वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ओके, तो ये बेसिकली गैलेक्सी की डेफिनेशन होती है। मिल्की वे गैलेक्सी वो है जिसमें हम रहते हैं, एंड एंड्रोमेडा इज आवर नियरेस्ट गैलेक्सी। अब गैलेक्सी को है ना 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया उनके शेप के अकॉर्डिंग। फर्स्ट शेप इज स्पाइरल, सेकंड इज इरेगुलर, एंड थर्ड इज एलिप्टिकल। स्पाइरल जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक कोर है, सेंटर है, उसमें से आर्म्स निकल रहे हैं, तो ये स्पाइरल शेप ऑफ गैलेक्सी है। एंड हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो स्पाइरल शेप गैलेक्सी ही है। ओके, सेकंड इज इलिप्टिकल गैलेक्सी, जो कि इसका नाम से बता रहा है कि इलिप्टिकल शेप की गैलेक्सी है, ओवल शेप की। एंड थर्ड इज इरेगुलर, जो इन दोनों शेप्स में नहीं होती, या फिर इसका कोई और भी कुछ भी इरेगुलर शेप होता है तो उसको हम इरेगुलर गैलेक्सी का टाइटल दे देते हैं। तो ये बेसिकली गैलेक्सी की डेफिनेशन है। नाउ नेक्स्ट इज स्टार्स। आई होप कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको जो मेरा स्पीड है वो ज़्यादा नहीं लग रहा होगा, बिकॉज ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि इनमें ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है। जो गैलेक्सी की डेफिनेशन है वो हमको याद ही करनी पड़ेगी, उसमें ऐसा कुछ समझने जैसा है नहीं। जहाँ पे कोई समझाने वाली बात होगी वहाँ पे मैं आपको टाइम दूंगा, मतलब वहाँ पे मैं उस टॉपिक को टाइम दूंगा और उसको समझाऊंगा। तो आई होप आपको सही जो मेरा स्पीड है वो सही लग रहा होगा। और नेक्स्ट इज स्टार। अब स्टार क्या होता है? स्टार भी बेसिकली यूनिवर्स में एक बहुत बड़ी बॉल या फिर गैसेस है, गैसेस का एक बॉल मान लो, जो कि अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस करते हैं और ग्लो करते हैं। तो अ स्टार इज अ जायंट ग्लोइंग बॉल ऑफ गैसेस एंड डस्ट हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी। दे आर मेनली कंपोज ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो बेसिकली ये जो स्टार्स होते हैं ना, ये यूनिवर्स में एक जैसे बॉल के जैसे होते हैं, ये खुद की एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। खुद की एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ये न्यूक्लियर फ्यूजन से। और न्यूक्लियर फ्यूजन ये एक प्रोसेस होता है जिससे हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर कोई सा भी, अगर जैसे सबसे पहले तो हाइड्रोजन का यूज होता है, बाकी न्यूक्लियर फ्यूजन जनरली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लाइटर एलिमेंट्स एक्सट्रीम हीट और प्रेशर में हेवियर एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और बहुत सारी एनर्जी रिलीज करते हैं। तो इसी प्रोसेस में जब ये कन्वर्ट होते हैं तो ये बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और वही एनर्जी इन स्टार्स के एनर्जी का सोर्स होता है। तो जैसे यूनिवर्स बहुत वास्ट है, बहुत इसमें कुछ डिफाइनेट, वैसी तरीके से जो स्टार्स हैं वो आपको साइज में भी अलग अलग मिलेंगे, टेम्परेचर भी उनका अलग अलग, स्टार का अलग अलग टेम्परेचर होता है, साइज होता है, और उसका मास होता है सिमिलरली। और एक चीज़ जो किसी भी स्टार का जो टेम्परेचर उसके कलर से पता चलता है। तो जो स्टार्स में जो सबसे हॉटेस्ट स्टार रहता है ना, वो ब्लू कलर के होते हैं, और जो सबसे कोल्डेस्ट रहते हैं वो रेड कलर के होते हैं। तो ये बेसिकली स्टार है। हमारा जो सन है वो भी एक स्टार है, और उसमें भी वही न्यूक्लियर फ्यूजन चल रही है जो कि हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट करती है। अब पता है फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स। ये टॉपिक अगर ऐसे हम देखें तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट एक आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू देने के लिए ये टॉपिक मैं आपके लिए लाया हूँ। तो बेसिकली इसकी जो यूनिवर्स स्टार की जो फॉर्मेशन होती है वो स्टार्ट होती है नेबुला से। नेबुला क्या होता है? क्लाउड ऑफ गैसेस को ही एक दूसरा नाम दिया गया नेबुला। ओके, तो आपको समझाता हूँ। जैसे एक नेबुला है, तो नेबुला बेसिकली गैसेस का एक कलेक्शन है। मान लो एक बहुत सारी गैसेस है यूनिवर्स में, एक मतलब एक ऐसे सर्कल में बना रहा हूँ स्फीयर का, बट आप इसको ऐसे कंसिडर करिए कि एक इरेगुलर क्लाउड ऑफ गैसेस है। अब क्योंकि गैसेस है, गैसेस में मास होता है, तो मास की वजह से उनमें ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है। अब ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से वो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो धीरे धीरे उनमें कोलिजन आता है। एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो कोलिजन आता है, कोलिजन से पूरे सिस्टम में कोलिजन होता है, हीट जनरेट होती है। अब हीट जनरेट होती है तो उनमें और ज़्यादा कोलिजन आता है, और ग्रेविटी और ज़्यादा उनको अट्रैक्ट करती है और उनको फोर्स लगाती है। तो ऐसे धीरे धीरे वो लोग प्रोटोस्टार की स्टेज में आ जाते हैं। प्रोटोस्टार बेसिकली क्या होते हैं कि इनमें एनर्जी तो इनमें बनती है, बट न्यूक्लियर फ्यूजन अभी तक स्टार्ट नहीं है। इनमें हीट तो जनरेट हो रही है, लेकिन इनमें न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट नहीं है। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये एनर्जी आती है इनके कोलिजन से। जो मैंने आपको बताया ना कि अलग अलग जो इनके गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कोलाइड करते हैं, उसी से इनकी एनर्जी आती है। फिर धीरे 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 जब इनके ऊपर और ग्रेविटेशनल एनर्जी लगती, ग्रेविटेशन की वजह से और पास पास में जाते हैं, तो धीरे विद टाइम इनके सेंटर में कोर बन जाता है, और कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। तभी सनलाइट स्टार बन जाते हैं या फिर मैसिव स्टार बन जाते हैं। जहाँ पे मतलब अगर सनलाइट स्टार से मतलब ये है कि जब उसका साइज छोटा होगा और उसका टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, मैसिव स्टार जब उसका साइज बड़ा होगा।
जैसे इसमें लिखा भी है मोर देन 8 to 10 टाइम्स मास ऑफ द सन। तो फिर ये स्टार बन जाता है जब इनकी न्यूक्लियर फ्यूजन इनके कोर में स्टार्ट हो जाती है। फिर मोस्ट ऑफ द टाइम ये अपना इसी फेज में निकालते हैं। फिर जब मिलियंस ऑफ बिलियंस ईयर्स के बाद में जब इनके कोर में हाइड्रोजन खत्म हो जाता है तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो हाइड्रोजन से हीलियम का कन्वर्जन होता है वो स्टॉप हो जाता है। तब क्या होता है कि जब इनके कोर में तो हाइड्रोजन खत्म हो गया तो ये जो है ना कि ये एक्सपैंड करने लग जाते हैं और इनका जो आउटर कोर होता है ना, जो बाहरी जो इनके एरियाज होते हैं वो एक्सपैंड करने लग जाते हैं। वहां पे इनका जो न्यूक्लियर फ्यूजन है वो अभी चल रहा है, वहां से हाइड्रोजन से हीलियम कन्वर्ट हो रहा है, बट क्योंकि कोर में अब कुछ एनर्जी हाइड्रोजन बचा नहीं है तो कोर अब रिलीज होने लग जाता है। तो उस पर अब कोर के अंदर कुछ ऐसी एनर्जी नहीं है जो ग्रेविटी को रिपल्स कर पाए, तो ग्रेविटी और फोर्स लगाती है और फोर्स लगाती है। तो जैसे जैसे ग्रेविटी और फोर्स लगाती है ना, उसके बाद में हीलियम का कन्वर्जन होने लग जाता है हैवियर एटम्स में जो कि कार्बन में। फिर ऐसे करते करते जब फिर यही होता है कि जब जैसे जैसे ग्रेविटी और फोर्स लगाती है तो हीलियम कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है और ये साइकिल चलती रहती है आगे तक, जब मोस्टली आयरन तक चलती है। आयरन के बाद में इनका कोई आगे एंड नहीं होता। फिर जब ऐसा हो जाता है तब अंदर की भी जब सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, उसके बाद में क्या होता है कि जब आयरन तक पहुंच गए तो उसके बाद में इतनी एनर्जी बचती नहीं है, इतनी एनर्जी और हीट बचती नहीं कि आगे इसका कुछ और न्यूक्लियर फ्यूजन होए। तो क्या होता है कि जो अंदर की जो बाहर के जो क्लाउड्स होते हैं, क्योंकि अंदर अब कुछ फोर्स बचे नहीं तो बाहर के जो क्लाउड्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, लूजली रिलीज हो जाते हैं जैसे आप देख रहे हो। तो ये बन जाता है प्लेनेटरी नेबुला। और जो अंदर का कोर होता है उसमें क्योंकि अब सारे एलिमेंट्स बनते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो एलिमेंट्स बनते हैं, एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सारे बनते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अपने आप को रिपल करते हैं और वो ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंटर कर लेते हैं, तो वो व्हाइट ड्वार्फ बन जाते हैं। और कुछ टाइम के बाद में जब व्हाइट ड्वार्फ की एनर्जी खत्म हो जाती है तो ये ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक नॉर्मल स्टार की लाइफ है। यही जब इसका मास बहुत ज़्यादा होगा तो ये रेड जायंट की जगह रेड सुपर जायंट बन जाएगा और उसके बाद में सुपरनोवा बन जाएगा। सुपरनोवा के बाद में भी इनके जो मास का ही डिफरेंस आता है। अगर सन से 7 to 20 टाइम्स अगर मास ज़्यादा है तो वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा, और अगर 20 टाइम्स से भी ज़्यादा मास है तो वो एक ब्लैक होल बन जाता है। न्यूट्रॉन स्टार में बेसिकली न्यूट्रॉन उसमें एनर्जी इतनी होती है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इतना प्रेशर पड़ता है कि वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन साथ में होकर न्यूट्रॉन्स बना देते हैं। तो इसमें कोई चार्ज नहीं होता, इसमें कोई नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज नहीं होता। ये पूरा जो स्टार होता है वो सिर्फ न्यूट्रॉन का बना हुआ होता है। और ब्लैक होल में भी इतनी इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें लगती है कि वो हर चीज़ को एब्जॉर्ब करने लग जाता है, तो ये ब्लैक होल बन जाता है। और इसमें ये जैसे व्हाइट डॉर्फ हो, न्यूट्रॉन स्टार हो और ब्लैक होल हो, इनमें साइज का ही डिफरेंस है। ये जब सन के कंपैरेटिव साइज होता है, ये जब सन से 8 to 10 टाइम्स साइज ज़्यादा होता है, और जब 8 to 20 टाइम्स साइज ज़्यादा होता है, और जब 20 टाइम्स से भी ज़्यादा साइज होता है किसी स्टार का तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स। अब आते हैं हमारे सन पे। अब सन भी एक स्टार है और हमारे सोलर सिस्टम का सेंट्रल बॉडी है। यही अर्थ पे जितनी भी लाइफ फॉर्म्स है उनके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो सन इज द सेंट्रल सेलेस्टियल बॉडी फॉर सोलर सिस्टम, और ये जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये भी हाइड्रोजन और हीलियम से ही बना हुआ है। हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्जन हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है। तो ये हमारा सन है और ये मोर देन 99% मास ऑफ द सोलर सिस्टम वो अकेला सिर्फ सन का है। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा हमारा सन है। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लेयर्स है। पहली लेयर है इसकी कोर। कोर वो लेयर है जहाँ पे फ्यूजन होता है बेसिकली, और ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट है पूरे सन का। सेकंड आता है फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर वो सरफेस है जो हम देखते हैं जब हम जब बेसिकली जब सनसेट होता है या फिर सनराइज होता है, तो जो सरफेस हमको दिखती है वो फोटोस्फीयर होती है, विजिबल सरफेस ऑफ द सन, और यहीं से हमको लाइट हमारे अर्थ पे रिसीव होती है। सेकंड होता है कोरोना। कोरोना बेसिकली सब सन की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, और ये हमको ऐसे नॉर्मल टाइम्स में विजिबल नहीं होती। ये विजिबल होती है जब सोलर एक्लिप्स आता है, जब मून सन के आगे आ जाता है और उसको टोटली ओवरलैप कर लेता है। तो जब मून की साइड में हमको एक रिंग जैसी नजर आती है, जैसे मान लीजिए ये सन है और इसके पास में ये मून है, तो ये वाला जो एरिया जो हमें दिखता है ना, ये होता है कोरोना। कोरोना बेसिकली कोई सॉलिड पार्ट नहीं है, ये इट्स लाइक आप अपने जो अर्थ का जो एटमोसफेयर है उस तरीके से आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। जैसे आप डायग्राम से, ये कोर है, ये जो भारी जो सरफेस है बाहर का ये वाला, ये फोटोस्फीयर है, और ये जो ऊपर जो गैसेस देख रहे हैं ना, ये है कोरोना, ये वाला।
तो ये हमको नॉर्मल टाइम्स में विजिबल नहीं होता, ये तब विजिबल होता है जब सोलर एक्लिप्स होता है। तो आई होप ये आपको डायग्राम से भी क्लैरिटी आ गई होगी कि कौन सा सन का फेज, कौन सा सन का पार्ट कौन सा होता है, क्या होता है। अब उससे कुछ रिलेटेड टर्म्स, सनस्पॉट। पहला है सनस्पॉट। सनस्पॉट बेसिकली क्या होता है कि कई बार सन की सरफेस पे कुछ डार्क पैचेस बन जाते हैं। वो पैचेस पहली बात तो टेम्परेरी इन नेचर होते हैं, वैसे नहीं कि परमानेंट होते हैं। और ये बनते क्यों हैं? ये इसलिए बनते हैं, मान लो जब वो जो डार्क पैचेस हैं, जब उसकी सराउंडिंग वो सराउंडिंग अपनी सराउंडिंग से कंपैरेटिवली थोड़ा सा कूलर होते हैं ना, तो वो डार्क पैचेस बन जाते हैं। सरफेस ऑफ द सन दे आर डार्क बिकॉज दे आर कूलर देन द सराउंडिंग। और ये बनते कब हैं? ये बेसिकली तब बनते जब सन की जब सोलर साइकिल रिवर्स होती है, जब उसके मैग्नेटिक पोल जब रिवर्स होते हैं ना, उस प्रोसेस में बनता है। सेकंड इज सोलर विंड्स। इट इज अ स्ट्रीम ऑफ प्लाज्मा फ्लोइंग आउटवर्ड फ्रॉम द सन्स कोरोना। अब सन का जो कोरोना है या फिर जो उसके सरफेस से जो फ्लेयर्स निकलती है, वो जब यूनिवर्स में फैल जाती है तो उसको सोलर विंड्स बोलते हैं। और ये सन की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग ही ट्रैवल करती है। ओके, क्योंकि इनमें क्योंकि रेडियो एक्टिव मटेरियल रहता है, प्लाज्मा रहता है, उसमें चार्ज आयन होते हैं, तो ये फील्ड्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग ही ये ट्रैवल करते हैं। थर्ड इज सोलर साइकिल। सोलर साइकिल मैंने बताया कि जो एक्चुअली जो सन है ना, उसका मान लीजिए अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो सन के हर 11 साल में मैग्नेटिक पोल्स इन्वर्ट हो जाते हैं। अगर ये नॉर्थ और ये साउथ था, तो 11 साल बाद में ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, उसके फिर 11 साल में ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। तो ये सोलर साइकिल कहते हैं। एक्चुअली मैग्नेटिक पोल्स अर्थ के भी फ्लिप होते हैं, बट अर्थ के पीरियोडिक नहीं है। जो जितने पीरियोडिक सन के हैं उतने पीरियोडिक अर्थ के सोलर साइकिल नहीं है। ओके, ये देख लीजिए आप डायग्राम से, ये डार्क पैच है, तो ये सनस्पॉट है। बाकी सरफेस ये आपको फोटोस्फीयर तो दिख ही रहा है। ये एक फ्लेयर है, जब एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है किसी रीजन में, तो वहाँ से एनर्जी आउटबर्स्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज प्लैनेट। अब प्लैनेट एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडी होता है जो किसी स्टार को ऑर्बिट कर रहा रहता है। अब बेसिकली ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, स्टार क्राइटेरिया नहीं है स्टार के लिए, बट मोर और लेस प्लैनेट एक उसी बॉडी को कहा जाता है जो किसी सन का ऑर्बिट कर रहा हो। करंटली हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है और 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। और जो प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है, जैसे हमारा लास्ट जो प्लैनेट है वो नेपच्यून है, उसके बाद में कूपर बेल्ट है। कूपर बेल्ट के बाद में जो भी प्लैनेट्स होते हैं उनको हम एक्सो प्लैनेट्स बोलते हैं। तो आई होप इतना क्लियर होगा। अब हर किसी स्फेरिकल बॉडी को, ये जो सन के चक्कर काट रहा है, उसको हम प्लैनेट नहीं बोल देंगे। प्लैनेट के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट इज ऑर्बिटिंग अ स्टार, जो कि हमारे प्लैनेट जैसे अर्थ है तो उसकी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। सेकंड इज स्फेरिकल शेप, उसका स्फेरिकल शेप होना चाहिए, मतलब उसका विद टाइम और उसका शेप स्फेरिकल आ जाना चाहिए। ये उसका सेकंड कंडीशन होता है। थर्ड और सबसे मेन है, जैसे आपको पता होगा कि पहले प्लूटो को भी एक एक प्लैनेट कंसिडर करा जाता था, बट अब उसको डॉर्फ प्लैनेट कंसिडर करा जाता है। वो उसका यही रीज़न है, क्योंकि क्राइटेरिया है कि हर प्लैनेट की जो ऑर्बिट है वो विदाउट डेब्रिस होनी चाहिए, उसकी जो ऑर्बिट है वो क्लियर होनी चाहिए। लेकिन जो प्लूटो की जो ऑर्बिट है ना, वो कूपर बेल्ट से होते हुए निकलती है। अब कूपर बेल्ट क्या है वो मैं आपको अभी बताऊंगा 5 मिनट में। लेकिन जो प्लूटो की जो आप ये समझ लीजिए कि प्लूटो की जो ऑर्बिट है ना वो क्लियर नहीं है, उसमें डेब्रिस अभी भी है, तो इसलिए उसको हम प्लैनेट एज अ प्लैनेट कंसिडर नहीं कर सकते। तो ये 3 क्राइटेरिया होते हैं किसी भी सेलेस्टियल बॉडी को प्लैनेट का दर्जा देने के लिए। अब हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं उनको टेरेस्ट्रियल या फिर इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स या जोवियन प्लैनेट्स में भी डिवाइड करा गया। तो इनर प्लैनेट्स हमारे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, एंड जो आउटर प्लैनेट्स है वो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये हमारा सन है और ये हमारे इनर प्लैनेट्स एंड ये आउटर प्लैनेट्स। अब आप पिक्चर से भी देख पा रहे हो कि जो इनर प्लैनेट्स है वो काफ़ी छोटे हैं आउटर प्लैनेट्स के कंपैरिजन में। और एक चीज़ और, इनर प्लैनेट्स की एक चीज़ और है कि इनमें जो मून्स है या फिर इनके जो नेचुरल सैटेलाइट्स है वो यहाँ तो नहीं है, और है तो बहुत कम है, 1-2 ही है। लेकिन आउटर प्लैनेट्स में जो इनकी सैटेलाइट्स हैं वो बहुत सारी है, 2 डिजिट में इनके सैटेलाइट्स जाते हैं। ओके, तो कुछ इनके फैक्ट्स हैं जो कि, क्योंकि एक चीज़ मैं बता दूं कि हर प्लैनेट के आप रोटेशन पीरियड एंड रेवोल्यूशन पीरियड वो याद मत करना, बिकॉज वो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। एक आपको एक बस एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि कौन सा प्लैनेट कितना जल्दी चलता है और कितना लेट चलता है।
तो जैसे मरकरी और वीनस के कोई सैटेलाइट नहीं है, और मरकरी सबसे फास्टेस्ट रिवोल्यूशन करता है क्योंकि वो सबसे सन के सबसे पास में है और उसका रिवोल्यूशन भी तेज होता है। अब वीनस को अर्थ का ट्विन बोला जाता है क्योंकि वीनस और अर्थ साइज में और डेंसिटी में सिमिलर है, और उसको हॉटेस्ट प्लेनेट भी बोला जाता है पूरे सोलर सिस्टम का। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पिक्चर से भी हमें विजिबल है कि जो सन के सबसे नियरेस्ट प्लेनेट है वो है मरकरी, तो वीनस हॉटेस्ट कैसे हुआ? तो एक्चुअली वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, और कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। और ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? ग्रीन हाउस गैस बेसिकली वो गैस होती है जो अपने जो हीट को ट्रैप कर लेती है। आज हम हमारी डेली लाइफ में सुनते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अर्थ पे बढ़ रहा है, तो उसका रीजन ये है कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो वो हीट को ट्रैप कर लेता है, हीट को एस्केप नहीं होने देता आउटर स्पेस में। तो इसलिए जो वीनस का एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी हीट ट्रैप्ड है, और वो सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है पूरे सोलर सिस्टम का। जो ये है ना वीनस, वो क्लॉकवाइज, सॉरी यहाँ पे रोटेट नहीं, यहाँ पे रेवोल्यूशन आएगा। तो वीनस और एक और प्लेनेट है यूरेनस, यहाँ पे भी रेवोल्यूशन आएगा। तो ये जो है ना वो सन को क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन करते हैं, ना कि अर्थ की तरह एंटी क्लॉकवाइज। ओके। थर्ड इज जुपिटर, द लार्जेस्ट प्लेनेट, एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ गैस एंड लिक्विड विदाउट एनी सॉलिड सरफेस। तो जुपिटर में कोई सॉलिड सरफेस नहीं है, गैसेस से और गैसेस और लिक्विड से ही बना है। फोर्थ इज सैटर्न की 7 रिंग्स हैं जो कि उसके अराउंड रोटेट करती है, एंड उसके सबसे ज़्यादा सोलर सिस्टम में मून है। ये अभी रिसेंटली अपडेट हुआ है, तो आप इसको ध्यान रखना, कहीं ये बुक्स में भी अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। पहले सबसे ज़्यादा मून होते थे जुपिटर के, लेकिन अभी करंटली सैटर्न के सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स, और टाइटन इसकी सबसे बड़ी सैटेलाइट है। और पूरे सोलर सिस्टम की अगर हम सबसे बड़ी सैटेलाइट देखें, नेचुरल सैटेलाइट या फिर मून, तो वो है गैनीमेड, और ये जुपिटर की है। पूरे सोलर सिस्टम की लार्जेस्ट सैटेलाइट वो गैनीमेड है। तो यूरेनस क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन करता है सन का, वीनस की तरह, और इसको आइस जायंट भी बोला जाता है बिकॉज ऑफ, क्योंकि इसका जो मास है वो ज़्यादातर वाटर और मीथेन की वजह से बना है, तो इसको आइस जायंट भी बोलते हैं। आइस इसलिए क्योंकि ये सन से इतना दूर है तो इनके पास एनर्जी नहीं पहुंचती, और क्योंकि इनके पास एनर्जी नहीं पहुंचती तो ये फ्रोजन स्टेजेस में मिलते हैं। नेपच्यून को यूरेनस का ट्विन बोला जाता है ड्यू टू सिमिलरिटी इन साइज एंड स्ट्रक्चर। ये कुछ बेसिक फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं अदर सेलेस्टियल बॉडीज। तो फर्स्ट है एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स बेसिकली क्या होते हैं कि जो हमारे सोलर सिस्टम में मार्स और जुपिटर के बीच में जो स्पेस है उसके बीच में एक बेल्ट है जिसमें स्मॉल और रॉकी ऑब्जेक्ट्स सन को ऑर्बिट कर रहे हैं। इनको कई बार हम माइनर प्लैनेट्स भी बोल देते हैं क्योंकि ये प्लैनेट्स के कंपैरेटिवली छोटे होते हैं, लेकिन इनमें भी कई बार बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी रेडियस या डायमीटर 1000 किलोमीटर तक होती है। ये बेसिकली क्या है कि जब यूनिवर्स जब बन रहा था तो ये वो पार्टिकल्स हैं या फिर वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि किसी प्लैनेट के साथ में या किसी सोलर सिस्टम के स्टार के साथ में ये घुल नहीं पाए या उसके साथ में मिल नहीं पाए, तो ये एक अलग से बच गए, तो ये सारे उसी बेल्ट में जाके इकट्ठे हो गए, तो इनको एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। दीज आर द रेमिनेंट्स ऑफ सोलर सिस्टम फॉर्मेशन। ओके, आई होप ये समझ में आ गया। सेकंड है कॉमेट्स। कॉमेट्स ऐसे ऑब्जेक्ट है जो कि गैस, आइस और डस्ट से बने होते हैं, और इस सन का रेवोल्यूशन करते हैं हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में। जैसे सन है तो उसका बहुत ही हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में ये उसका रेवोल्यूशन करते हैं। ये जैसे मैंने आपको बताया कि आइस, गैसेस और डस्ट से बने हुए, एंड ये जैसे जैसे सन को अप्रोच करते हैं ना तो इनकी एक टेल बनने लग जाती है, क्योंकि सन के अराउंड रिवोल्यूशन करते हैं तो इनकी एक टेल बनने लग जाती है। अभी टेल क्यों बनती है? जैसे ये सन है, तो अगर एक कॉमेट आ रहा है तो कॉमेट रोटेट भी करता है और रेवोल्यूशन सन के अराउंड भी करता है। तो जब वो रोटेट करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, क्योंकि सन के जैसे पास आता है तो इनमें हीट एनर्जी बनती है, तो हीट से जो इनका मटेरियल है वो पिघलने लग जाता है, और क्योंकि सेंट्रल फ्यूगल फोर्स से जब भी बाहर जाता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से इनका जो मैटर है वो डिटैच होने लग जाता है। क्योंकि मैटर डिटैच हो रहा है सेंट्रीफ्यूगल से बाहर जाता है, लेकिन ये जब सर की तरफ आ रहा है तो सन की जो कोरोना की जो फोर्स है वो आउटवर्ड साइड है, तो कोरोना आउटवर्ड साइड फोर्स लगाता है। तो जब ये सन के पास आते हैं और ये रिवोल्यूशन करते हैं तो कोरोना की वजह से इनके अपोजिट साइड में एक टेल बन जाती है, और ये टेल हमेशा हमेशा उसी डायरेक्शन में रहेगी जो कि अवे फ्रॉम द सन है।
अगर ये कॉमेट यहाँ पे भी आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं क्योंकि इस तरफ ट्रैवल कर रहा है तो इसकी टेल इधर बनेगी। अगर ये इस तरफ ट्रैवल कर रहा है तो भी इसकी टेल इसी डायरेक्शन में बनेगी क्योंकि कोरोना इस अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। थर्ड इज कूपर बेल्ट। कूपर बेल्ट एस्ट्रॉइड्स की तरह ही एक बेल्ट है जिसमें रॉकी जैसे स्मॉल ऑब्जेक्ट्स सन के अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस बस इतना है कि एस्ट्रॉइड्स है वो रॉकी ऑब्जेक्ट से है और कूपर बेल्ट आइसी ऑब्जेक्ट से बना हुआ है, मेनली आइस से बना हुआ है। इट इज अगेन a ring of small debris similar to asteroid belt beyond planet Neptune. It consists of small bodies similar to the asteroid belt. और लेकिन इसमें जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो 20 से 200 टाइम्स लार्जर होते हैं और आइस से बने रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। प्लूटो इसी बेल्ट का पार्ट है और इसी वजह से प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दिया गया था एंड इसी वजह से प्लूटो को एक प्लैनेट नहीं कंसिडर करा जाता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि एस्ट्रॉइड में और कॉमेट में और कूपर बेल्ट ये तीनों क्या टर्मिनोलॉजी है। नाउ हमारे आज का लास्ट टॉपिक, मीटियोरॉइड्स, मीटियोर एंड मीटोराइट। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? जैसे हम स्पेस में कई ऑब्जेक्ट फ्रीली घूम रहे होते हैं, वो हो सकता है कोई एस्टेरॉइड हो जो अपने बेल्ट से निकल गया हो या फिर कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट हो। तो जब ये ऑब्जेक्ट स्पेस में फ्रीली घूम रहे होते हैं तो इनको हम मीटियोरॉइड्स बोलते हैं। ये मैंने डेफिनेशन दे भी रखी है। These are the space rocks which are freely roaming in the open space. They may range from a dust grain to asteroids. Okay? तो जब ये फ्रीली स्पेस में घूम रहे होते हैं तो इनको मीटियोरॉइड्स बोलते हैं, लेकिन ये मीटियोरॉइड्स कई बार स्पेस अर्थ की एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं। तो जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं इनको मीटियोर बोल देते हैं। When they enters into the earth atmosphere they are known as meteor. मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या फ्रिक्शन से, क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में गैसेज है और ये जब हाईली स्पीड से आते हैं तो ये उसकी वजह से अर्थ की उसके ग्रेविटी फ्रिक्शन की वजह से ये बर्न अप हो जाते हैं, अर्थ के फ्रिक्शन की वजह से बर्न अप हो जाते हैं। लेकिन कई बार क्या ये बच जाते हैं, ये कई बार बर्न अप नहीं होते क्योंकि इनका साइज इतना बड़ा होता है कि एटमॉस्फेयर में पूरी तरीके से बर्न अप नहीं हो पाते, तो ये अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाते हैं। और जब ये सरफेस पे पहुंच जाते हैं तो इनको बोलते हैं मीटियोराइट्स। Although most of the meteor burn up in the atmosphere, sometimes they reach to the earth surface and therefore known as meteorites. तो आई होप आपको ये बेसिक डिफरेंस समझ में आएगा कि मीटियोराइड किसको बोलते हैं, मीटियोर किसको बोलते हैं और मीटियोराइट किसको बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। जो मैंने आपको ग्रुप बताया आप उसमें भी पूछ सकते हैं और मेरी इंस्टा आईडी पे भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम स्टार्ट करेंगे हमारा अर्थ वाला टॉपिक। अर्थ में हम इसके एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि लिथोस्फीयर, सिमिलरली हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इनका कैसे एवोल्यूशन हुआ। शेप ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। शेप ऑफ द अर्थ, लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड, इंटरनेशनल डेट लाइन, ये टॉपिक्स हम कल अर्थ वाले सेक्शन में कंटिन्यू करेंगे। एंड आज के लिए इतना ही। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, तो अगर अगर आपके पास कोई सजेशंस है, आप कोई फीडबैक है, तो सजेशंस एंड फीडबैक्स आर वेलकम। अगर आप कोई भी आप कहना चाहते हैं कि आपको अगर कोई डाउट भी है तो आप अपना फीडबैक या अपना सजेशन जो भी है वो कमेंट सेक्शन में डालिए। एंड अगर कुछ इम्प्रूव करने लायक होगा सो आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन देम। एंड जो भी अपने दोस्त हैं उनके साथ में आप शेयर कीजिए कि मैं उनको कि ज्योग्राफी की क्लासेस यहाँ पे हो रही है। एंड मैं क्योंकि माई सेल्फ आई एम ए रिकमेंडेड कैंडिडेट और मैंने रिटन एग्जामिनेशन भी 2 बार क्लियर करा है सेल्फ स्टडी के बेसिस पर ही। लास्ट में मैंने एक क्रैश कोर्स करा था लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने सेल्फ स्टडी ही करी है। तो मैं एज ए कैंडिडेट हु हैज़ क्लियर्ड ऑल द स्टेजेस मैं आपको गाइड कर सकूंगा कि आपको कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि ये एनडीए का एग्जामिनेशन अगर मैं बताऊँ ना तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इसका एक अगर हम कहें तो वर्ल्ड में बहुत एक उसका एग्जैक्जरेशन है, उसको बहुत बड़ा चढ़ा के बताते कि एनडीए का एग्जामिनेशन टफ है। आई नो डाउट, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ईजी है, लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजी बना के चलोगे तो आप एग्जाम आसानी से क्लियर कर सकते हो। तो अगर आपका कोई भी दोस्त है, आपका कोई भी रिलेटिव है जो कि एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके साथ श्योरली ये चैनल शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर टुडे।